हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का मैथ का पहला क्लास है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, आज हम लोग उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास की ओर देर न करते हुए, ठीक है, वास्तविक संख्या अर्थात क्या होता है? रियल नंबर। क्या चीज़? तो रियल नंबर। वास्तविक संख्या अर्थात क्या हो गया? रियल नंबर। तो रियल नंबर आप लोग जानते हैं, है ना। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या हो? समूह हो। तो संख्याओं को सबसे पहले समझना जरूरी है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने भागों में बांटा गया है, समझना है कि नहीं। तो संख्याओं को लगभग 5 भागों में, संख्याओं को 5 भागों में बांटा गया है। और संख्याएं 2 प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक है ऋणात्मक और दूसरा क्या होता है? धनात्मक संख्या। पहली संख्या कौन सी है? ऋणात्मक संख्या। दूसरी है धनात्मक। धनात्मक यानी कि प्लस, पॉजिटिव नंबर, है ना। और ये ऋणात्मक यानी कि क्या हो गया? नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस। ठीक है। अब संख्याओं को, वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो वास्तविक संख्या को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है परिमेय और दूसरा है आपका अपरिमेय। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या। अर्थात हो गया ये इरेशनल नंबर। ठीक है। तो अब इनको कितने भागों में? तो परिमेय संख्या को बांट दिया गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। एक है आपका प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो वैसी संख्या जिन्हें आप P/Q में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे आपकी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये हो गया बुक का लैंग्वेज। लेकिन इसको हम लोग समझने की तौर से, समझने की भाषा में देखेंगे तो वैसा संख्या जिसे हम भिन्न यानी कि बटा में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या। और जिसे भिन्न या बटा में नहीं लिख सकते हैं उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात आपको बता दी जाए तो वैसी संख्या जो किस चीज़ में हो? रूट में हो और उसका वर्गमूल न बने उसे हम क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल न बने उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी संख्या हो गए, गिनती की संख्या हो गए आपके, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल संख्या आपका गिनती का संख्या 4 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, पूर्णांक हो गया, बटा में का हो जाएगा, मान लीजिए पूर्णांक में का हो जाएगा, प्रतिशत में का हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है। जो दशमलव में हो गया, मान लीजिए 2.4 हो गया, तो ये सभी जो हैं आपकी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो वैसी संख्या जिसे आप बटा में लिख सकते हैं, है ना, जो गिनती में आ जाती है या फिर जो दशमलव में आ जाते हैं छोटे मोटे अंक, या फिर जो परसेंटेज में आते हैं, ये सब कौन सी संख्या कहलाती है? तो ये सब परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को 3 भागों में तोड़ा गया है। एक है प्राकृत, दूसरा है पूर्ण और तीसरा है हमारा पूर्णांक। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी कि वैसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम किसी व्यक्ति या वस्तु को गिनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए गिनती हम लोग किससे गिनते हैं? तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जा सकता है, आप लोग को भी पता है। तो 1 से शुरुआत होती है। गिनती की संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। यानी जिसे हम लोग गिनते हैं, जो भी संख्या उसमें आती है वे सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या के ही परिवार में अगर शून्य मिला दिया जाए, यानी कि गिनती को अगर 0 से स्टार्ट कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या का निर्माण करता है। 0 से स्टार्ट कर दिया जाए तो ये किसका निर्माण करता है? पूर्ण संख्या का। अब है पूर्णांक संख्या। तो इसी का ऋणात्मक फॉर्म, पूर्ण का ही ऋणात्मक रूप क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये अनंत से शुरू होगा, अनंत से शुरू हो गया -2 -1 -0, उसके बाद आ गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये चला जाएगा इन्फिनिट, अनंत तक। यानी कि
पूर्णांक जो है अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाता है, और पूर्ण जो है 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। प्राकृत जो है 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी। प्राकृत संख्या की सबसे छोटी इकाई 1 हो जाएगा। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी इकाई 0 हो जाएगी। और पूर्णांक संख्या की सबसे छोटी सी इकाई क्या होती है? तो अनंत होती है। इसकी बड़ी भी क्या होती है? अनंत होती है। और इन सब का बड़ा वाला जो होता है वो अनंत होता है। और सबसे छोटा प्राकृत 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, और परिमेय संख्या हो गया या अपरिमेय हो गया या फिर ये क्या चीज़ आपका पूर्णांक हो गया, इन सब का ना ही सबसे छोटा यूनिट पता है और ना ही सबसे बड़ा यूनिट पता है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें उम्मीद है कि ये आपको पांचों पॉइंट समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग को पता होगी। इसको मतलब बता दिया जा रहा है कि एक बार रिवीजन हो जाए, और हमारा मेन टारगेट है कि इससे एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इन बेसिक चीज़ों को हम लोग एक बार ध्यान दे दिए हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। हम डेफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, केवल आप लोग को बता देंगे, समझा देंगे, और हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, जैसे कि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं जो हैं किससे? 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। अगला है हमारा विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग न लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उससे बड़ी 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगा। ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। और सबसे छोटा सम संख्या कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 अंक का सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा हो जाएगा आपका? तो 1 हो जाएगा। 1 अंक का सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को पता होंगी, और ये चीज़ें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, इन टॉपिक से लेकर प्रायिकता और ये वास्तविक संख्या दोनों से सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ को देखते चलेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिनके एक या स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से विभाजित होने की संभावना हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभाज्य जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, एक में 1 हो जाएगा आपका, और दूसरा में वह खुद स्वयं वही संख्या। समझे कि नहीं समझे? यानी वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है वो कितना होता है? तो 4 होता है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है वो आपका 2 होता है। और 1 जो होता है ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। 1 जो है, 1 न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। 1 जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। समझ में आ रहा है आप लोग को? और सबसे छोटा भाज्य संख्या है वो 4 है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वो कितना है? 2 है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। चलिए यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? नहीं है?
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि ये संख्याएं आप लोग को समझ में आई होंगी। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य मिला देने से क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अपरिमेय में वैसी संख्याएं जो किसमें हो, रूट में हो और उसका वर्गमूल न बने उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और वैसी संख्याएं जो अपरिमेय के अतिरिक्त जो भी बच जाए, जो भिन्न में हो, दशमलव में हो, प्रतिशत में हो, नॉर्मल संख्याएं हो, वे सभी क्या होती है, परिमेय संख्या। डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं या फिर जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए गुड। तो हम लोग का पहला टॉपिक है आज का भाग लेमा से क्या चीज़, मौसा निकालना। ठीक है, तो भाग लेमा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। इसको हिंदी में बोला जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये हम आपको इसलिए लिए हैं कि इसमें हम आपको समझा सके कि ए जो होता है यानी कि बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। आपका जो बीच में डिजिट लिखा रहता है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। और जिस अंक से हम लोग भाग देते हैं उसे भाजक यानी कि बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बी। और भाग देने पर जो हमें अंक प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्यू यानी कि भागफल। समझ में आ रहा है आप लोग को। बीच वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। साइड वाले को जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये भाजक बोलते हैं। और जितना बार में कटता है उसे भागफल बोलते हैं। और नीचे आप लोग को शेषफल तो आप लोग को पता ही। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। मान लीजिए प्रश्न नंबर पहला जो है, कहा जाएगा आपको 21 और 65 का, या फिर 20 कर देते हैं, आसान होगा क्या। पहला प्रश्न हो जाएगा आप लोग का 20 और 65 का भाग लेमा से मौसा ज्ञात करें। भाग लेमा से मौसा ज्ञात करें। सबसे पहले आपको नोटबुक में आपको लिखना है हल, उसके बाद लिखेंगे ए बराबर जो सबसे बड़ा अंक होगा, दोनों में से जो बड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे बड़ा हमारा 65 है तो हम लिख देंगे ए बराबर 65, ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि यह सर्वाधिक है, यह सबसे अधिक है या सर्वाधिक है। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो आप रफली आप लोग महत्तम आप लोग सीखे होइएगा, महत्तम सीखे होइएगा। तो अगर आपको महत्तम बनाने आता है, रफली अगर बना लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एचसीएफ यानी कि मौसा हम लोग भाग विधि से बनाते हैं तो 65 और ये आपका कितना है 20। अभी आप लोग को हम जैसा कि भाग सिखाए हैं डिवाइड, है ना, तो उस तरह से 20 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा तो 65 या उससे कम आ जाएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उतरेगा क्या आ जाएगा, 5 उतरेगा। उसके बाद हम लोग एचसीएफ बनाएंगे। तो एचसीएफ बनाएंगे तो ये वाला जो हमारा भाजक है, भाजक को हम क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 और 5 के पहाड़ा से कट जाएगा 5 चौका, ये क्या कट जाएगा, 20 कट जाएगा। समझे, ये वाला हमारा क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो ये हमारा था भाग विधि से, और इसी को यहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितने बॉक्स बने, 2 बॉक्स बने हैं। कितने बॉक्स बने हैं, 2। बीच वाले को हम 1 कहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ए बराबर, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर। ए आपका हो जाएगा 65 बराबर बी कितना हो जाएगा 20, और क्यू आपके पास कितना है, तो क्यू देखिए पहला आपका ए जो है वो 65 हो गया, बी 20 हो गया, और इधर वाले को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। यानी कि क्यू आपका हो जाएगा 3, अब प्लस आर कितना हो जाएगा, शेष कितना बचा है, 5 बचा है। अब दूसरा इसमें डिब्बा बना है तो इसमें क्या होता है, जब तक नहीं कटता है तब तक हम लोग काटते रहते हैं। तो हम लोग दूसरा लाइन लेंगे। दूसरे लाइन में आपका बीच वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि ए। और बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका 5।
और Q कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा आपका Q कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा, R 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके नीचे लिखेंगे शेषफल, चूंकि शेषफल 0 आ गया, क्रिया का अंत हुआ, अतः जिस चरण का शेषफल 0 आता है, उस चरण का भाजक मौसा कहलाता है। उस चरण का भाजक मौसा कहलाता है। ठीक है, मौसा बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें स्पेस नहीं है, हम नीचे यहाँ पे बगल में लिख देते हैं। अतः यहाँ पे लिख देते हैं मौसा बराबर कितना है, 20,65 मौसा 20,65 बराबर में मौसा आपका कितना गया है, तो मौसा आपका भाजक जो है वो कितना आया है, 5, यानी कि मौसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये था पहला टॉपिक। इस तरह का सवाल आता है 2 नंबर का, भाग लेमा से मौसा ज्ञात करें। इसमें एक और चीज़ पूछता है, ये जो आप फॉर्मूला लिखे हैं आपसे पूछेगा एग्जाम में, बताइए भाग लेमा फॉर्मूला जो है उसका शर्त क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्या कंडीशन है। इसमें आपसे जो कंडीशन पूछेगा वो क्या हो जाएगा, तो कंडीशन आपसे पूछेगा कि 0 से बड़ा या हमेशा बराबर होता है, क्या होता है, आर होता है, और आर से जो बड़ा होता है वो क्या होता है, बी होता है। याद रखिएगा आप लोग हमेशा इसको कि 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा हमेशा होता है आर या फिर उसके बराबर होता है, और उस आर से बड़ा होता है क्या होता है, बी होता है। तो ये है भाग लेमा विधि से मौसा निकालने का तरीका, और ये इस फॉर्मूला है, इसका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और इसका कंडीशन होता है कि शेषफल जो होगा या तो 0 होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा, और भाजक जो होगा वो आर से क्या होगा, सदैव बड़ा होगा, शेषफल से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग भाग लेमा से मौसा निकालना सीख गए हैं। अब है हमारा अभाज्य गुणनखंड से लौसा और मौसा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड से लौसा मौसा, अभाज्य गुणनखंड से लौसा और मौसा। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड ही क्यों कहा जाता है, तो आप लोग नोटिस किए होंगे जब भी लघुत्तम निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, तो उसमें जो संख्याएं जो आती है वो गुणों में खंडित करके लिखी जाती है, और उसमें जो भी संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। आप कभी भी एलसीएम में 4 नहीं देखे होइएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 16 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 से कटेगा 8, क्या आप यहाँ से 4 लगाइएगा, नहीं, इसको हम हमेशा लगाते हैं 2 लगाएंगे। उसके बाद कितना आएगा, 4, फिर कितना आएगा, 2, फिर 2 से 1, यानी कि इसमें जो भी गुणनखंड आता है गुणा में खंडित करके जिसे हम लिखते हैं वो हमेशा अभाज्य संख्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें मान लीजिए हमारा प्रश्न है, इसमें 2 या 2 से अधिक अंकों का दे दिया जा सकता है अभाज्य गुणनखंड से लौसा और मौसा निकालने के लिए। जैसे हो गया 24 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, और मान लीजिए 45। हम 4 अंकों का आपको निकाल के दिखाते हैं। मिनिमम 2 अंक होंगे, है ना, मिनिमम कितने होंगे, 2 संख्याएं होंगी, मतलब मिनिमम 2 अंकों का दिया जाएगा। ठीक है, अधिकतम 2, मतलब जितना दिया जा सकता है उस सबका बन जाएगा। एक ही पैटर्न है, सबका अलग अलग एलसीएम निकाल लेना है, सबका अलग अलग क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। जैसे कि हम यहाँ निकालेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। 24 है पहला, तो 24, उसके बाद है 36, उसके बाद है 40, और उसके बाद है हमारा
45। तो 2 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 1, यहाँ 2 से कट जाएगा 18, 2 से आ जाएगा 9, 3 से आ जाएगा 3 और फिर 3 से आ जाएगा कितना 1। उसी तरह यहाँ देखिएगा तो 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से आ जाएगा 1, 3 से कट जाएगा तो 15, 3 से कट जाएगा 5 और 5 से कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो इसको आप लिखेंगे गुणनखंड इसका, तो 24 से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 36 का लिखिएगा तो 36 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। फिर 40 का लिखिएगा तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। 45 का लिखेंगे तो 45 का आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। मौसा जो होता है, महत्तम आपका जो होता है, वो कहता है कि जितने भी अंक होंगे उन सभी में उनका मेल होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका जो 2 का गुणनफल है, इसमें 2 है, तो ये जो 2 है वो जितने भी अंक होंगे सब में होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो 2 है ये सभी में एक कॉमन है ना। उसके बाद मान लीजिए अगर 3 है तो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन हमको HCF के लिए सब में मिलना चाहिए तभी हमारा HCF होगा, अन्यथा HCF नहीं होगा। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन में कोई भी अंक नहीं मिलता है तो हम क्या मिला लेंगे, 1 को मिला लेंगे, क्योंकि 1 जनरली सब में होता है, समझे कि नहीं। लेकिन अगर मिल जाता है तो मिल जाएगा, तो इसी तरह सर्किल करके और उसको गुणा करके लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास केवल अभी 1 ही 2 मिला है तो ये हमारा सीधे हो गया, मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अतिरिक्त मान लीजिए अगर बाय द वे अगर कहीं 3 मिला होता तो हम लिखते गुणा में 3 और उसके बाद गुणा करके लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा मौसा कितना होगा, 2 होगा। लेकिन वही लसा में अलग रूल है, लसा के लिए जो मिलेगा सो भी लिखना है और जो ना मिलेगा वो भी लिखना है। बचपन में आपको पढ़ाया गया है कि लघुत्तम में कम से कम 2 अंक और अधिकतम 2 से अधिक। उसी तरह कम से कम अगर 2 गो में मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 2 से अधिक में भी मिलता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2, ये 3 गो में मिल गया लेकिन इसमें नहीं मिला, इसलिए इसको भी सर्किल करेंगे। ये 2 को देखिए तो ये 2 केवल इन दोनों में मिल रहा है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। अब रहा 3, तो 3 हो जाएगा आपका, ये तीनों में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद हो जाएगा ये आपका 5। तो कौन कौन मिला, 3 को तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग का एक 3 हो जाएगा, उसके बाद एक 5 हो जाएगा, उसके बाद एक 3 और हो जाएगा, यानी कि जो मिल जाएगा वो भी और जो ना मिलेगा उसको भी लिखना है, तो एक 3 और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको गुणा करेंगे तो 2 से गुणा कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 तरीका 120, 120 तरीका हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम का आंसर, 360 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड में लसा और मौसा निकालना है। कुछ एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि मान लीजिए 72 है, 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाइए। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालिएगा, तो ये हो गया आपका 72, इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो 2 से आ जाएगा 36, 2 से आ जाएगा 18, 2 से आ जाएगा 9, उसके बाद 3 से 3 और 3 से कट के आ जाएगा 1। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको या तो ये हो जाएगा आंसर, और नहीं तो एग्जाम में इसको शॉर्ट फॉर्म में दे देगा। जैसे कि 2 है तो 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 गुणे 3 है तो 3 कितने हैं, तो 3 2 है तो 3 के पावर 2। तो ये भी आंसर हो सकता है, समझे कि नहीं। ऑप्शन में या तो ये वाला होगा और नहीं तो ये वाला होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो आज हम जो भी क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं केवल एग्जाम पर्पस से पढ़ा रहे हैं। एग्जाम से एक भी क्वेश्चन ना ही ज़्यादा और ना ही कम पढ़ा रहे हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे जिनसे एग्जाम में मिलता जुलता प्रश्न आ ही जाए। तो अभाज्य गुणनखंड से लसा मौसा आएंगे ही आएंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, सब्जेक्टिव में भी आएंगे। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड में लसा और मौसा हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में गुणनखंड पूछ लेते हैं तो ये भी हो गया। भाग लेमा से
आपको मौसा करा दिए। अब है अगला सवाल आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में सिद्ध करने वाले प्रश्न, तो उसको भी हम अभी कर लेंगे। उसके बाद हमारा वास्तविक संख्या जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे, बहुपद करें या कोई अदर चैप्टर करें, तो उसको भी कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी आपको साबित करना है कि यह जो संख्या दिया हुआ है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इसको कहेंगे कि माना कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। उसके बाद माना कि 4√3 एक परिमेय P/Q संख्या है। इसके जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि R मान लेते, तो R मानिएगा तो 2 लाइन में बन जाएगा, P/Q मानिएगा तो 3 से 4 लाइन में बनेगा, है ना। तो हमको एग्जाम पर्पस से बनाना है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा लाइन में बने उतना एग्जामिनर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग P/Q पर ही रखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4√3 है, जो भी संख्या रहेगा उसको मान लेना है कि मान लिए कि यह संख्या जो है परिमेय P/Q संख्या। सेम पैटर्न है, बस खाली यहाँ का अंक बदल जाएगा। तो 4√3 बराबर ये P/ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, तो अब इसमें से हमको ये जो √3 है, जैसा कि भी हम बताए कि रूट वाला संख्या अपरिमेय होता है और विदाउट रूट वाला क्या होता है, परिमेय होता है। और ये हमारा परिमेय है, तो हम परिमेय को परिमेय के साथ मिलाएंगे और अपरिमेय को अलग कर देंगे। ठीक है, इसमें केवल इतना ही करना रहता है कि जो अंक दिया है उसमें से अपरिमेय को अलग और परिमेय को क्या करना रहता है, अलग करना रहता है। तो ये हमारा √3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे √3 बराबर P/Q, और ये जो गुणा में है इधर किस चीज़ में चला जाएगा, भाग में 4, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा √3 बराबर P/Q, और भाग से ये गुणा में बदल जाएगा, नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 4 नीचे आ जाएगा। √3 बराबर हो जाएगा P/4Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P/4Q। अब हम लिखेंगे चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और P/4Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था यहाँ तक के लिए। इसी तरह से आपको मिल जाएगा, मान लीजिए 7 प्लस 2√5। तो केवल और केवल ये जो मैथ है केवल इतना ही चेंज होगा, उसके अतिरिक्त बाकी जो है उसको आपको इसी तरह से लिखना है। लैंग्वेज को याद करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 7 प्लस 2√5 का रहता तो बराबर में कर देते P/Q, तो यहाँ हो जाता 2√5 और बराबर में P/Q, और ये प्लस में है तो ये इधर चला जाता माइनस में हो जाता 7। अब 2√5 बराबर P/Q, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते, इसका एलसीएम निकाल लेते तो आ जाता Q, यहाँ पे आ गया P और यहाँ आ जाता कितना 7Q। अब √5 बराबर हो जाएगा इधर P - 7Q अब बटा में Q,
और इधर जो गुना में है वो 2 चला जाएगा इधर किस चीज़ में, भाग में 2/1। अब √5 बराबर हो जाएगा P-7Q। अब बटा में क्या आ जाएगा, तो Q और गुणा में आ जाएगा 1/2। अब बाद में इसमें गुणा होके आ जाएगा √5 बराबर क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं आप लोग के लिए, √5 बराबर आ जाएगा P-7Q अब बटा में 2Q। समझे कि नहीं। तो बस केवल इसी तरह से सॉल्व करते चलना है और यही पैटर्न को फॉलो करते हुए बना लीजिएगा। कोई भी प्रश्न रहे पैटर्न यही रहेगा, इसी तरह से पूछा जाएगा और इसी तरह से बनाना है। प्रश्न की केवल संख्याएं बदल जाएंगी, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो वास्तविक संख्या में यही था। एक सवाल और है, मान लीजिए कि हाँ पूछा जाता है कि ये जो परिमेय संख्या है 4/10 एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा या अशांत। तो जैसा कि आपको पता है कि P/Q में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो जब Q का मान P/Q है तो इसमें Q का मान जो है वो क्या रहे, तो 2n और 5m के गुणनखंड में रहे, तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, शांत होता है। जैसा कि हम लोग आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाए हैं, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अदर संख्या आता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो अशांत कहलाएगा। लेकिन अगर गुणनखंड करने में गुणनखंड में केवल 2 आता है, केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है तो ये शांत कहलाएगा। अगर 2 या 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक आता है तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो 10 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 और 5 आएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। वही अगर 15 रखा जाए तो 3 × 5 आएगा, तो 5 तो ठीक है लेकिन 3 हमारे लिए सही नहीं है, जैसा कि इसमें फॉर्मूला में दिया गया है 2 और 5 ही होना चाहिए, 3 नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह क्लास वास्तविक संख्या का एकदम छोटा सा लेकिन एकदम यूज़फुल है ना, तो जो कि आप लोग को पसंद आया होगा। एग्ज़ाम पर्पस से शूट किया हुआ क्लास है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।